Hello guys, so the topic for this video would be the lung volumes and capacities, and in this video we'll be talking about both types of lung volumes, the static as well as dynamic lung volume, और most importantly हम उसका clinical aspect देखेंगे which is the differentiation between the obstructive and the restrictive lung disease, जो कि बहुत important है, जिसके graphs बहुत important है. So start करते हैं base से. सबसे पहले lung volumes हम measure किससे करते हैं? So the instrument which is used to measure the lung volumes, that is the spirometer. And which type of spirometer we use in our labs? That is water seal spirometer. So the spirometer which we use in our labs, that is the water seal spirometer. ठीक है, तो वो ऐसा होता है, एक सिलेंड्रिकल आउटर, एक इनर सिलेंडर होता है, एक आउटर सिलेंडर होता है, ठीक है, और ये इसके अंदर ऐसे डिप्ड होता है. यहां से एक ट्यूब कनेक्टेड होती है, यहां से कनेक्टेड होता है राइटिंग लिवर, ये पेन कनेक्टेड होता है जो ड्रम पे जाता है, जो कि काइमोग्राफ से अटैच्ड होता है. एंड यहाँ से एक पाइप निकलती है जिसके आगे माउथ पीस होता है. सो बेसिकली मैं ये बता क्यों रही हूँ सारा, ताकि हमें पता चले कि इंस्पिरेशन ऊपर मेजर होती है या इंस्पिरेशन नीचे होती है. तो खुद पता करो. इफ वी इंस्पायर मीन्स वी सक इन द एयर, यहाँ से एयर हम ले रहे हैं, तो यहाँ एयर खाली हुई, एयर खाली हुई मतलब ये नीचे जाएगा. अब ये नीचे जाएगा मतलब ये इधर गया, ये इधर गया, मतलब राइटिंग लिवर ऊपर गया. ठीक है, तो मतलब इंस्पिरेशन में हम ऊपर ऐसे शो करेंगे इंस्पिरेशन, और एक्सपिरेशन यहाँ पर माउथ पीस में हमने एयर यहाँ पर फिल की, ये ड्रम ऊपर लिफ्ट हुआ, ये यहाँ ऐसे मूव किया और ये राइटिंग लिवर नीचे गया, तो मतलब एक्सपिरेशन वुड बी डाउनवर्ड. तो ये मेरा बेसिक आइडिया था कि मतलब प्रैक्टिकली हम इंस्पिरेशन ऊपर से क्यों एरो से डिनोट करते हैं और एक्सपिरेशन डाउनवर्ड एरो से क्यों करते हैं. दिस इज द वर्किंग ऑफ द वाटर सील स्पायरोमीटर, इसलिए ऐसे करते हैं. सो इंपॉर्टेंट होता है समझना. उसके बाद आते हैं हम लंग वॉल्यूम पे. तो डिफरेंस वॉल्यूम और कैपेसिटीज में क्या डिफरेंस है? देखो, वॉल्यूम जब हम एक ही क्वांटिटी की बात करें, कैपेसिटी जब हम 2 और मोर वॉल्यूम्स को ऐड कर दें तो कैपेसिटी बन जाता है. ठीक है, अब बेसिक हम शुरू करते हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से. अब ये फर्दर 2 टाइप की होती हैं. एक होती है टाइम डिपेंडेंट, जिसमें हम टाइम कंसिडर नहीं करते, टाइम इंडिपेंडेंट, उसे कहते हैं स्टैटिक. ठीक है, और एक होता है टाइम डिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं डायनेमिक. सो अभी दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शुरू करते हैं स्टैटिक से. बेस से स्टार्ट करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे. ठीक है, सो शुरू करते हैं स्टैटिक. सो ये हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है. सो रिवाइज करते हैं. सबसे पहले होता है, देखो ये बेस लाइन है, यहां से बेस लाइन है. अच्छा, व्हाट डज वाई एक्सिस डिनोट? सो वाई एक्सिस दैट इज डिनोटिंग द टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, और क्योंकि हम टाइम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं इसलिए हम एक्स एक्सिस कुछ ले नहीं रहे, बस मैं प्लॉट करती जाऊंगी. ठीक है, तो ये आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, बट मैं टाइम इंडिपेंडेंट अभी प्लॉट कर रही हूँ. सो हमने बेसिक से शुरू किया, हमने इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर. अभी हमने देखा इंस्पिरेशन अपवर्ड्स, एक्सपिरेशन डाउनवर्ड्स. नॉर्मल में हम जितना करते हैं दिस मच, दिस इज वॉल्यूम 500 ml, दिस इज 500 ml. ठीक है, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. सो सबसे पहला इज योर टाइडल वॉल्यूम which is equivalent to 500 ml. Tidal volume, how you define tidal volume? देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, I won't write the definitions, okay? स्पेस भी बहुत कम है और मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, then I lose this graph. So tidal volume, please write down, that is the volume of air which would be inspired or expired during a normal quiet respiration. So if you look at the graph, normal respiration में the volume which is inspired and expired, sorry, or expired, या तो ये ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए सेम ही आएगी, दैट इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम. सो आई रिपीट, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन. फिर द सेकेंड टर्म विच इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो क्या होता है? सो ये यहां छोड़ा, यहां तक तो नॉर्मल करते हैं, बट द वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी टेक इन इंस्पायर अबव टाइडल वॉल्यूम, मतलब मैं यहां से गई, यहां पर वापस आ गई, यहां तक तो नॉर्मली करती हूँ, इसके बाद जितनी मैंने की दैट वुड बी, यहां से यहां तक जितनी मैंने की ना, दिस वुड बी कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगेन दिस इज अ वॉल्यूम, दिस वाज टाइडल वॉल्यूम, अगेन अ वॉल्यूम.
सो वहां भी लिख लो. सेकेंड इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, which is normally in females it is about 1900 ml and in males it is about 3300 ml. ठीक है. अब अगली लंग कैपेसिटी पे चलते हैं. अब क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सपायर्ड, यहीं से नॉर्मल हो गया, विच इज एक्सपायर्ड यहां तक तो नॉर्मली, विच इज एक्सपायर्ड फोर्सफुली. यार ये थोड़ा ना कर्व डिफरेंट आ रहा है, ये मेरे राइटिंग पेन की प्रॉब्लम है. प्लीज यू मेक श्योर दैट यू मेक द डायग्राम ब्यूटिफुली. ठीक है. सो I am repeating what is the definition. Just like inspiratory reserve volume था, just like that expiratory reserve volume is the volume of air which is expired over या above tidal volume. ठीक है. यहां से लेकर यहां तक तो, यहां से लेकर यहां तक तो tidal volume में था, लेकिन अभी हम कहां से बात कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक जो है, this is nothing but expiratory reserve volume. नंबर 3 एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. सो यहां लिख लो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि मेल्स के अंदर 1900 ml और फीमेल्स के अंदर 700 ml. ठीक है. अब अगले पे चले. सो अगला क्या है, अगला सो नेक्स्ट इज कैपेसिटीज. अब हमने वॉल्यूम, एक और वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं. हमने फोर्सफुली एक्सपायर किया, फिर भी लंग में कुछ वॉल्यूम रह गई. दिस वॉल्यूम इज द रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम. फोर्थ इज रेजिडुअल वॉल्यूम. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लंग विच कैन नॉट बी एक्सपायर्ड or which remains in the lung even after maximum forceful expiration, and this in males is 1200 ml and in females this is 1100 ml. ठीक है. this is 1100 ml. एक और पॉइंट लिखो रेसिडुअल वॉल्यूम के साइड पे स्टार डाल के. the residual volume that cannot be measured by spirometer. क्यों? बिकॉज हमने देखा स्पायरोमीटर क्या मेजर कर रहा है, जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, बट रेसिडुअल वॉल्यूम तो निकलता ही नहीं है लंग से, है ना. सो दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर. और क्योंकि ये नहीं कर सकते, इसीलिए जो भी जिन कैपेसिटीज में ये आएगा उनको भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो फिर ये किससे करेंगे. सो दिस वुड बी मेजर्ड बाय, लिखो, दिस वुड बी मेजर्ड बाय हीलियम डाइल्यूशन. हीलियम डाइल्यूशन. This would be by helium dilution, or number 1, or by nitrogen washout. नाइट्रोजन वॉशआउट एंड मल्टीपल ब्रेथ नाइट्रोजन वॉशआउट. कौन सा मल्टीपल ब्रेथ? क्यों? क्योंकि सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन वॉशआउट कहां यूज होता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस को मेजर करता है. ठीक है. थर्डली इज बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी. ब्लड बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी. तो ये नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में. रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ स्पायरोमीटर. व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सपायर्ड एंड मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स. ठीक है. डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेथड्स के नाम दीज आर इंपॉर्टेंट. सो अब हम वॉल्यूम्स की बात कर चुके हैं. नाउ लेट अस कम ऑन टू द कैपेसिटीज. तो मैंने कहा कैपेसिटीज होती क्या चीज है, 2-3 वॉल्यूम्स को ऐड, 2 वॉल्यूम्स या 2 वॉल्यूम्स या उससे ज्यादा वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, तब जो वापस क्वांटिटी मिलेगी दैट वुड बी कॉल्ड एज द कैपेसिटी. तो सबसे पहले है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा था, अब है इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी. सो इसे किस कलर से करें, पिंक से करते हैं. ठीक है. सो देखो, यहां से यहां तक, मतलब द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड फोर्सफुली, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल, मतलब विच इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम. यू कैन सिंपली से दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी. सो यहां लिखो, फिफ्थ इज इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी विच इज इंक्लूडिंग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. बेस से मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो उसको कहेंगे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी. देन सिक्स्थ वन इज एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, यहां से लेकर यहां तक. सो दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी.
Okay, this is expiratory reserve capacity. So this would be expiratory reserve volume plus tidal volume. अब ऐड तो कर लोगे ना, यही वैल्यूज हैं, ठीक है, इन्हें ऐड तो खुद कर लेना. ओके, देन फिर क्या आता है, फिर आता है वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी. सो वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स, तो ये वाइटल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायनेमिक में भी इसी को देखेंगे. सो मैं ये रब नहीं कर सकती, पॉइंट्स बताने, यहाँ लिख लो वाइटल कैपेसिटी. So vital capacity includes inspiratory reserve volume plus tidal volume plus expiratory reserve volume. और अगर हम इसे diagrammatically represent करें, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and tidal volume. So this is vital capacity. ठीक है, अब कौन सा रह गया, total lung capacity. So यहां से लेकर including residual volume, total lung capacity. So total lung capacity includes everything, vital capacity plus residual volume, which is normally 6 liters in males और 4.2 liters in females. ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब याद करने वाले. सो लंग वॉल्यूम एट द एंड ऑफ मैक्सिमम एक्सपिरेशन पूछो. So maximum expire, या maximum expire क्या, which is the lung volume, this is the residual volume. So write down, residual volume is the lung volume at the end of maximum expiration. Residual volume is the lung volume at the end of maximum expiration. Second question, lung volume at the end of normal expiration. So हमने expire किया normally, तो ये कौन सी है, this is your, हाँ एक बताना भूल गई ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. और इसे कहां से कहां ले जाएंगे, यहां से यहाँ. दिस वुड बी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. एक कैपेसिटी रह गई थी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, विच इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, विच इज द लंग वॉल्यूम एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन. फिर लास्ट क्वेश्चन, lung volume at the end of maximum inspiration. Maximum inspiration is total lung capacity. ठीक है, and which lung volumes cannot be measured by a spirometer? FRC, क्योंकि इसमें residual volume आ रहा है. Total lung capacity, देखो इसमें भी residual volume आ रहा है और खुद residual volume. These are the lung volumes which cannot be measured by a normal spirometer. ठीक है. So with this we complete a static lung volumes. और अब हम आएंगे timed vital capacity, which is very important topic, or you can say dynamic lung capacities. So अब आते हैं हम dynamic lung capacities. Dynamic lung capacity. So dynamic lung capacity में एक हमने देखनी है, which is the timed vital capacity. हमें क्या देखनी है, timed vital capacity. Timed vital capacity. So let me draw the graph now. Okay, so I've drawn the graph. अब समझाती हूँ आप सबको. Okay, so यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस इस बारी टाइम. On x axis we are having the time. ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक चीज देखते हैं. हमने क्या करना है, अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. सो व्हाट इज सबसे पहले टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी. सो इट इज मैक्सिमम एक्सपिरेशन. राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट, देन वील अंडरस्टैंड. इट इज मैक्सिमम एक्सपिरेशन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन but as fast as possible. So here the word as fast as possible, that becomes important. तो as fast as possible, this word that becomes important. ठीक है, तो ये वाइटल कैपेसिटी तो हमने देख लिया था अभी. ठीक है, अब देखते हैं इसमें मतलब क्या. देखो पहले क्या है, टाइडल वॉल्यूम है, फिर क्या है, इंस्पिरेशन, अब एक्सपायर हो रहा है, और as fast as possible कैसे करना है, एज फास्ट एज पॉसिबल करना है, मतलब फोर्स लगा के करना है. और हम ये स्टार्ट ऑफ एक्सपिरेशन है, राइट डाउन दिस पॉइंट इज द स्टार्ट ऑफ एक्सपिरेशन. अब एक सेकंड बाद ये क्या है,
1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद कितना एक्सपायर हुआ? सो देखो ये लाइन यहां से एक्सपायर शुरू हुआ ना, और कहां तक हुआ? यहां तक हुआ। ये थोड़ा छोटा कर लो। यस, सो कहां से एक्सपायर करना स्टार्ट हुआ? यहां से एक्सपायर करना स्टार्ट हुआ। कहां तक हुआ? यहां तक। और नियरली कितने परसेंट हो चुका है? नियरली 80% एक्सपायर हो गया विद इन फर्स्ट सेकेंड। सो दिस इज कॉल्ड एज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, अब फिर से देखो, सेकेंड के अंदर यहां से कितना हो गया? यहां तक हो गया। यहां से कितना हो गया? यहां तक हो गया। यहां तक कितना हो गया? दिस इज नियरली 95% ऑफ द टोटल वाइटल कैपेसिटी विच इज एक्सपायर्ड। FVC, which is expired, forced vital capacity, and this is called forced expiratory volume at the end of 2 second. ठीक है, and likewise this would be likewise देखो, this would be the forced expiratory volume at the end of 3 सेकेंड। समझ आ रहा है? अब देखो एक रेशियो लिख रही हूं, अंडरस्टैंड एंड टेल मी व्हाट आर दीज रेशियो। रेशियो नंबर 1 is FeV1 upon FVC. Forced expiratory volume at the end of 1 second upon FVC, forced vital capacity. This is time independent and this is a time dependent quantity. ये रेट है ऊपर वाला, ये सिर्फ कैपेसिटी है। ये कितना है? 80%, यहां लिखा मैंने 80%। ऐसे ही FeV2 is 95% of FVC. Likewise FeV3 is 99 to 100%। नियरली 3 सेकेंड में हो जाती है पूरी एक्सपिरेशन। ओके, एंड sorry, these ratios, these are called as the Tiffany ratio. These are called as the Tiffany ratios. So this is important. These are called as the Tiffany ratios. This, ठीक है, और इनका क्लिनिकल यूजेज है। सॉरी, ये नहीं, ये इनका क्लिनिकल यूजेज है। क्यों? क्योंकि these are going to help us in distinguishing between the obstructive and the restrictive lung diseases. तो वहां आते हैं जो कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। सो पहले देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव diseases and the restrictive diseases. Okay, obstructive and the restrictive diseases. Obstructive diseases जहां obstruction है, नेम छोड़ो, एग्जाम्पल लिखो, राइट डाउन एग्जाम्पल तो और समझ आएगा। एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस का एम्फाइसीमा, इसे डिटेल में भी देखेंगे, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस। रिस्ट्रिक्टिव के एग्जांपल्स, सो दिस वुड बी पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। सो पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फिर मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस में जो मसल्स ऑफ द चेस्ट वॉल है ना, वो इंपैक्टेड है। तो ये सब। अब एक ट्रिक लिखो, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, पहले ट्रिक फिर लॉजिक। ट्रिक समझने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आर फॉर रिस्ट्रिक्टिव, आर यहां पर लिखो, रेट्स, यहां लिखो रेट्स आर अफेक्टेड मोर, रेट्स आर अफेक्टेड मोर। यहां लिखो वॉल्यूम्स आर अफेक्टेड मोर, वॉल्यूम्स आर अफेक्टेड मोर। अब ये एक ट्रिक है, तो हमने देखा कौन सी रेशियो डिस्टिंग्विश करवाती है इन दोनों को। सो टिफेनाउ रेशियो, वो क्या आती है? FeV1 अपॉन FVC। और इसमें मैं ऑलरेडी आपको अभी बताया कि FeV1 क्या है? दिस इज रेट, एंड FeVC क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूम, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम। सो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या हो रहा है? वॉल्यूम्स आर अफेक्टेड मोर, मतलब FeVC डिक्रीजेस मच मोर देन FeV1, and
In case of obstructive disease, rates are impacted more. मतलब FEV1 decreases much more than FEV. अब बताओ रेशियो, अब तो इजी है रेशियो निकालना, इसका मतलब दिस इज रेशियो डिक्रीजेस, ओवरऑल रेशियो दैट डिक्रीजेस. इस केस में रेशियो आइदर रिमेन सेम और रेशियो इंक्रीजेस, सेम और रेशियो इंक्रीजेस. ये तो बेसिक डिफरेंस है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बट हमें ये तो करना ही नहीं है. हमने क्या देखना है, वी हैव टू सी द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ्स भी आते हैं. सो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देन वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ एम्फाइसीमा as well as we will see the graph. तो ग्राफ हमें देखने हैं, ग्राफ को देखेंगे. So open the thing. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूं मैं. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू, पहले ग्राफ देखते हैं या पहले एम्फाइसीमा, पहले एम्फाइसीमा देखते हैं. सो एम्फाइसीमा इज एन एग्जांपल. सो अब आ जाओ एम्फाइसीमा. सो एम्फाइसीमा दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज. अब इसमें हमने पढ़ना क्या है, पहले ब्रीफ कर दूं. एम्फाइसीमा में रीजन, उसके बाद व्हाट इज इकोनॉमिकल ब्रीदिंग इन द पेशेंट ऑफ एम्फाइसीमा, उसके बाद व्हाट आर द फीचर सीन और ऐसा क्यों होता है. ठीक है, सो एम्फाइसीमा क्यों होता है हमें पता है. इन स्मोकर्स में क्या होता है कि वो मतलब स्मोक ज्यादा इनहेल करते हैं, तो इसकी वजह से जो एल्वेलर मैक्रोफेजेस है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो इलास्टेज एंजाइम रिलीज करते हैं. क्योंकि तो पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस ये क्या रिलीज करते हैं, इलास्टेज. और इलास्टेज क्या है, जो लंग का इलास्टिक टिश्यू है, लंग का इलास्टिक टिश्यू है वो डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो लंग का इलास्टिक रिकॉइल है वो कम हो जाता है. ठीक है, लंग का, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, माय वीडियो ऑन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, आई मेड इट क्लियर कि लंग जो है वो अंदर जाना चाहता है, लंग अंदर जाना चाहता है. द रिकॉइल फोर्स ऑफ द लंग दैट इज टुवर्ड्स इनसाइड, एंड दिस रिकॉइल फोर्स इज बिकॉज ऑफ द इलास्टिक टिश्यू ऑफ द लंग. बट एम्फाइसीमा में ये इलास्टिक टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया, इसकी वजह से लंग क्या है, चेस्ट वॉल डोमिनेट कर देगा, फोर्स ऑन चेस्ट वॉल जो कि आउटवर्ड था. इसलिए the patient in emphysema they are having the barrel chest. barrel chest क्यों होता है, because of the loss of the elastic tissue. और इसी की वजह से देखो एम्फाइसीमा में एल्वेलाई है, ये क्या है, लंग का इलास्टिक टिश्यू है, लंग का इलास्टिक टिश्यू है. इंस्पिरेशन में क्या है, लंग फूल रहा है ना. इंस्पिरेशन में ये देखो, इंस्पिरेशन में क्या है, लंग बड़ा हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी मसल्स अपना काम कर रही हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स ने काम किया और आराम से इंस्पिरेशन हो गई. लेकिन एक्सपिरेशन में क्या हुआ, कोई मसल नहीं है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस. लंग की रिकॉइल की वजह से एक्सपिरेशन होती है, बट यहाँ तो रिकॉइल हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इलास्टिक टिश्यू खराब है. इसलिए एम्फाइसीमा इज अ डिजीज ऑफ एक्सपिरेशन. ठीक है, लिख लो, आई एम रिपीटिंग द रीजन. जो इंस्पिरेशन है वो तो मसल्स की वजह से होती है, इसलिए वो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं. इस केस में दिक्कत कहां पर आ रही है, एक्सपिरेशन नहीं हो पा रही, रिकॉइल नहीं हो पा रहा क्योंकि इलास्टिक टिश्यू ही डैमेज हो गया. इसलिए राइट डाउन, इन emphysema inspiration is normal. In emphysema inspiration is normal, but due to damage to the elastic tissue, the recoil force of the lung that decreases. As a result, or we can say that emphysema expiration is impacted. तो emphysema is a disease of expiration. ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी वजह से there is air trapping. और हम क्या कर सकते हैं, there is increase in total lung volume and increase in residual volume. तो ये पॉइंट जो है ना, इसे स्टार मार्क कर लो, बिकॉज दिस वुड बी द पॉइंट जो कि हमें ग्राफ को डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करेगा. इंक्रीज इन टोटल लंग वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सही में पॉइंट स्टार मार्क कर लो, दिस वुड हेल्प अस. अब आ जाते हैं इकोनॉमिक ब्रीदिंग. इकोनॉमिक ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, तो ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है. इकोनॉमिक ब्रीदिंग मतलब
वो पेशेंट जो एम्फाइसीमा का है वो ऐसी कौन सी टाइप की ब्रीदिंग अडॉप्ट करेगा ताकि लेस एटीपी एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, एनर्जी एक्सपेंडिचर शुड बी लेस, सो ही विल ब्रीथ थ्रू पर्स्ड लिप्स, ही विल ब्रीथ थ्रू पर्स्ड लिप्स, लिख लो, he will breathe through, so breathing through pursed lips, and this type of breathing is called slow expiration, slow expiration, a slow deep breathing, slow deep breathing, ठीक है। तो ब्रीदिंग थ्रू पर्स लिप इज अ फीचर ऑफ एम्फाइसीमा, ठीक है, इज अ फीचर ऑफ एम्फाइसीमा, जहां पर एयर ट्रैपिंग होगी। क्यों हो रही है? इलास्टिक टिश्यू लूज हो रहा है, इज अ डिजीज ऑफ एक्सपिरेशन, नॉट अ डिजीज ऑफ इंस्पिरेशन। आई होप सबको सब समझ आ गया, ठीक है, ये समझ आ गया। अब अगर एम्फाइसीमा क्या था? ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। अब आ जाते हैं रिस्ट्रिक्टिव डिजीज पे। सो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में मैंने कहा या तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, चेस्ट वॉल की कोई दिक्कत आ गई। सो क्या है? इंस्पिरेट, इट इज रेस्ट्रिक्टिव डिजीज इज मेजरली अ डिजीज ऑफ इंस्पिरेशन एंड नॉट एक्सपिरेशन, लिख लो, इट इज अ डिजीज ऑफ इंस्पिरेशन, therefore residual volume एंड टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज। जब अंदर एयर ले ही नहीं पा रहे तो एयर लाएंगे कहां से अंदर, है ना। सो इट इज अ डिजीज ऑफ ये, और इसमें ये डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अगेन ये स्टार पॉइंट कर लो, इसी से मैं डिस्क्रिमिनेट भी करवाऊंगी। और बाकी तो आप सबको पता है ना कि इसमें वॉल्यूम्स आर अफेक्टेड मोर, ऑब्स्ट्रक्टिव में रेट्स आर अफेक्टेड मोर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। सो अब आ जाते हैं हम टू आइडेंटिफाई द फ्लो वॉल्यूम कर्व, जो कि डिजिटल स्पायरोमीटर करता है मेजर, एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के ग्राफ्स। सबसे पहले लेट अस, व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग द फ्लो वॉल्यूम कर्व एज ऑब्जर्व्ड इन डिजिटल स्पायरोमीटर, डिजिटल स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, ठीक है। सो जैसे मैंने अभी, मैं हर चीज बताती हूँ वैसे ही हम देखेंगे। ऊपर इंस्पिरेशन है या नीचे एक्सपिरेशन है? अभी तक हमने क्या देखा था? नॉर्मल स्पायरोमीटर में ऊपर इंस्पिरेशन था, यहाँ पर नीचे इंस्पिरेशन होगा। देखो, तो हम किसी लंग वॉल्यूम से शुरू करते हैं और हम क्या ले रहे हैं? इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ठीक है, और फिर एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन ली, एक्सपायरेशन ली, उसके बाद हमने डीप इंस्पिरेशन ली, फिर हमने डीप एक्सपायरेशन ली, यहां पर आके रुको, फिर हमने डीप इंस्पिरेशन ली, फिर डीप एक्सपिरेशन ली। ये ना, ये जो आया ना स्कूप आउट, ये नहीं आना चाहिए, मतलब ये लाइन ना ऐसे होनी चाहिए सीधी, ठीक है। अब तो मैं हटा रही हूं, बट स्कूप्ड आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो इम्पैक्ट, वो इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल कर्व। सो नॉर्मल कर्व है तो लिख लो कि ऊपर एक्सपिरेशन है, ऊपर एक्सपिरेशन दिखाते हैं एंड नीचे इंस्पिरेशन दिखाते हैं, ठीक है। और इस ग्राफ में क्या क्या डिनोट हो रहा है वो भी देख लो। सो ये है जीरो वॉल्यूम, दिस इज योर जीरो लंग वॉल्यूम, जीरो लंग वॉल्यूम, ओके। एंड ये देखो, यहां तक हमने किया, ये हमने यहां से किया, ये हमने नॉर्मली किया है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद हमने टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जितनी इंस्पिरेशन की उसे हम क्या कहेंगे बताओ? वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इटसेल्फ, उसे हम क्या कहेंगे? तो हमने यहां से किया ना यहां तक, सो दिस फ्रॉम हियर टिल हियर, दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहां पर होगा? यहां हमने एक्सपायर किया, सो है ना, तो इसे शिफ्ट कर देते हैं यहां तक,
और ये कितना है, दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो छोटा मोटा कुछ हो गया है उसे ध्यान मत देना, बट बेसिकली ये है। उसके बाद एक और है रेजिडुअल वॉल्यूम। सो डीप एक्सपिरेशन के बाद जो रह जाए लंग वॉल्यूम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेजिडुअल लंग वॉल्यूम, है ना। सो ये क्या हुआ, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया है ग्राफ। अब क्या होगा, सो 0 मार्क। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ग्राफ देखते ही जिससे पता चल जाएगा, सबसे पहले ये जो वॉल्यूम की लाइन है ना, ये उल्टी शुरू हो रही है, मतलब 0 1 2 जो भी है, मतलब देख लेना, मैंने सही लेबलिंग नहीं की, बट उल्टा शुरू हो रहा है। राइट हैंड साइड पे 0 लंग वॉल्यूम है और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब इजी हो जाएगा ग्राफ प्रेडिक्ट करना, देखो बहुत इजी हो जाएगा। बताओ कैसे। अभी हमने कहा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जैसे एम्फाइसीमा, दैट इज अ डिजीज ऑफ एक्सपायरेशन व्हिच रिजल्ट्स इन ट्रैपिंग ऑफ एयर इनसाइड। इसका मतलब उसमें क्या होगा, लंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। यार हाइट कम होनी चाहिए इसकी, ऐसे हो जाएगा, लंग वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, there is a leftward shift. This is obstructive lung disease. This is the graph of obstructive lung disease. अब एक बार ही बनाते हैं ग्राफ which is the graph of restrictive। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो restrictive lung disease है उसके अंदर क्या है, that is a disease of inspiration, which means there would be a decrease in the lung volume. So that graph would be shifted towards the right hand side. So that graph would be shifted towards the right hand side। ठीक है, ऐसे शिफ्ट हुआ। दिस वुड बी द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, सो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर दूं। यहाँ ये है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के एग्जांपल्स हमने क्या देखे, एम्फाइसीमा देखा, आस्थमा देखा, ठीक है, ये हमने ब्रोंकाइटिस भी देखा था। और इसमें क्या है, रेट्स आर अफेक्टेड मोर देन वॉल्यूम, जिसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन द रेशियो। ठीक है, FeV1 अपॉन FVC का रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एंड दिस इज योर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। सो सबसे पहले तो ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा कहाँ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज होती है which is in obstructive lung disease which is seen, and that is, यहाँ देखो, यहाँ ना ऐसे आना चाहिए था, मतलब ये ऐसे आना चाहिए था, यहाँ एक डिप होना चाहिए था। So this dip which is observed, this is called as scooped out curve. Scooped out curve is a characteristic feature of obstructive lung disease. ठीक है, is a characteristic feature of ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसने नहीं लिखा प्लीज नोट डाउन। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द ग्राफ। क्यों? क्योंकि एयर ट्रैपिंग होती है, रिसिडुअल वॉल्यूम एंड द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये सब यार बढ़ जाता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में फोर्स वाइटल कैपेसिटी का है, रिसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में राइटवर्ड शिफ्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये इंस्पिरेशन की डिजीज है, इसमें इंस्पायर ही नहीं कर पाते तो वॉल्यूम ही कम होती है। ठीक है, बाकी ऊपर वाला ग्राफ एक्सपिरेशन का है, नीचे वाला ग्राफ इंस्पिरेशन का है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड गाइस इफ यू अंडरस्टूड एंड इफ यू लाइक माय वर्क then please give this video thumbs up and also share amongst your classmates and do subscribe to my channel and thank you। and also please do watch my other videos on in respiration। तो मैंने काफी अच्छी videos बनाई है respiration में, you can check out the playlist of respiration, you will definitely enjoy watching that। thank you guys।